देखो सबसे पहले पढ़ना है तुम लोग को पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखो आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी एक मात्र नाम हुआ। नाम को समझना क्या क्या चीज़ होता है। जैसे अभी तक 118 तत्व का खोज हो चुका है। 118 तत्व का आविष्कार हो चुका है अभी तक। लेकिन जिस समय इसका स्टार्टिंग हुआ पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जिस समय इसका आवर्त तैयार हुआ, तो आवर्त तैयार करने के स्थिति में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अपना अपना स्तर से अपना अपना ढंग से इसको सजाया। जिसमें सबसे फर्स्ट आवर में जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था जो जनरल रूप में था। जनरल वैज्ञानिक का मतलब कि जो समान रूप से जो वैज्ञानिक उस समय सामने आ गया था, उसको सीधा रूप में तत्वों को धातु अधातु के रूप में, चूँकि धातु अधातु के रूप में तत्व को अलग अलग करना, जैसे धातु में कुछ ऐसा गुण होता है जिसमें चमक होती है, या वाघात वर्ध होता है, या उसकी आवाज़ थोड़ी सुरीली होती है, मीठी। ऐसी स्थिति में वो लोग साधारण ढंग से दो भाग में बांट दिया, एक धातु और एक अधातु। लेकिन वह सक्सेस न हुआ। धातु अधातु मान लो कुछ धातु है, जैसे धातु को अलग कर दिया, अधातु को अलग कर दिया, तो इससे आवर्त सारणी के कोई छटनी या उसका वर्गीकरण या अलग अलग कोई तरह के भेद विभेद उत्पन्न न हुआ। जैसा कि इसमें पहला स्थिति है कि धातु और अधातु का, ये स्थिति जो है ना 18वीं शताब्दी के, जिसको कौन किया था? लावोइज़ियर। जो धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, यह है 18वीं शताब्दी की बात। 18वीं शताब्दी। लेकिन यह सक्सेस वहाँ तक नहीं गया। इसको जो वैज्ञानिक किया था वो कौन था? लावोइज़ियर। समझ गया ना? तो इस तरह से लावोइज़ियर के मुताबिक मान लो तत्व है, और तत्व में बहुत सारे तत्व हैं, सिर्फ धातु या धातु न है, उपधातु भी है, और सारे गैस है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से धातु अधातु के आधार पर सजा देने से तत्वों के गुण में तो कोई अलग अलग जो बंटवारा होना चाहिए, अलग अलग उसमें अंतर होना चाहिए, सो तो स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए इनका जो है ना लावोइज़ियर की स्थिति, लावोइज़ियर का जो नियम है वो नियम कारगर न हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बाकी तुम लोग उतारना होगा तो ऊपर लिखा हुआ है, तो अपने मोबाइल से चाहे कलम कॉपी से ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात है उसका आगे जाना, वो है संयोजकता संख्या के आधार पर। कौन सी के आधार पर? संयोजकता संख्या के आधार पर। जैसे संयोजकता संख्या के इससे पिछला चैप्टर में हम पढ़ाए थे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तुम लोग को नया चैप्टर जो पढ़ना है, इससे पहले हम पढ़ाए थे, जिसमें तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग बताया गया था, और उसमें बताया गया था कि 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तीनों बॉन्ड के बारे में अलग अलग बताया था, और बॉन्ड के बारे में बताया था कि एकल बंध, द्विक बंध और त्रिबंध। तो उसमें एक बंधक, द्वि बंधक, त्रिबंधक, इसके आधार पर धातु को क्लियरेंस किया। तो संयोजकता के आधार पर जो किया, तो इसमें भी थोड़ा समस्या आ गया। अब थोड़ा देर के लिए सोडियम के भी संयोजकता संख्या 1 है, और क्लोरीन के भी 1 है, भले वह अलग स्तर से है, चूँकि वह धातु के रूप में। लेकिन उस समय तो धातु अधातु के चर्चा मात्र रह गया था। उस समय इनर्ट गैस का भी आविष्कार नहीं हुआ था। क्या इनर्ट गैस होता है ये सब किसी को पता नहीं था, चूँकि
आवर्त सारणी के जिस समय वर्गीकरण किया गया उस समय तत्वों के बहुत कम खोज हुई थी। बात समझ लो ना, फर्स्ट आवर में लेवेजर ने ऐसा किया था। तो जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, एल्युमिनियम है, बोरन है, कैल्शियम है, तो सबका देखो ना वैलेंसी मिल रहा है, संयोजकता संख्या मिल रहा है, लेकिन संयोजकता संख्या फिर ही धातु हो गया। एक जगह जो क्या था धातु अधातु पर संयोजकता के आधार पर, तो धातु के सोडियम और क्लोरीन दोनों में अंतर है। धातु के गुण कुछ और होगा, सोडियम के, क्लोरीन का अलग होगा। यहाँ सवाल है सोडियम का और लिथियम का, ये थोड़ा मिला भी, ये थोड़ा मिला भी, तो फिर पोटेशियम और ब्रोमीन नहीं मिला। दूसरी बात, ये क्लोरीन है, ये पोटेशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये बोरन है, कैल्शियम है, यहाँ पर कुछ और रख दो, मानो क्लोरीन है चाहे ब्रोमीन है इसके साथ है। इस तरह से जो रखा संयोजकता के आधार पर, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ, चूँकि यहाँ सवाल है कि संयोजकता समान हो, तो समान हो तो गुण भी तो मिलना चाहिए, लेकिन गुण मिला नहीं। लास्ट में थर्ड रूप में है डोबरेनर। ये जब सक्सेस ना हुआ ना तो कौन इसको किया? डोबरेनर। डोबरेनर का था 19वीं शताब्दी की बात है, जो जर्मन के रसायन शास्त्री था। जर्मन रसायन शास्त्री डोबरेनर वो तो बहुत कमाल की बात किया। उन्होंने क्या किया कि तिर्यक व्यवस्था लगाया। तत्वों का कौन व्यवस्था लगाया? तिर्यक। डोबरेनर के तिर्यक वाली जो स्थिति है, डोबरेनर का जो है तिर्यक वाली स्थिति जर्मन रसायन शास्त्री वो कैसे किया, यहाँ इसको समझो। डोबरेनर के बारे में यहाँ स्पष्ट ढंग से बता रहे हैं, जैसे कि डोबरेनर जो था ना, तीन तत्व को डोबरेनर कहाँ का था? डोबरेनर जर्मन रसायन शास्त्री था। किस ईस्वी की बात है? 19वीं शताब्दी की बात। तो 19वीं शताब्दी में जो जर्मन रसायन शास्त्री जो था वो तीन तत्व को लिया। कितने तत्व का लिया? जैसे कि ए, बी और सी, ठीक है। तीन तत्व में उनका कहना था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए, जैसे कि 1 मिनट का, और बढ़ते क्रम में सजाएंगे कैसे? तो जिस सब का वैलेंसी संयोजकता संख्या 2 हो, यानी समान संयोजकता संख्या वाले तत्व को यदि एक रूप में रखेंगे तो कोई बगल वाला, माने फर्स्ट और लास्ट वाला, दोनों का जो अनुपात होगा ना, वह तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने इसको सजाया। कौन? डोबरेनर। कहाँ के थे? जर्मन रसायन शास्त्री थे। कितने ईस्वी की बात है? 19वीं शताब्दी की। अब यहाँ पर सवाल है, तो उन्होंने लाया कैल्शियम, जैसे उदाहरण के लिए देख लो। फिर कैल्शियम के बाद उन्होंने स्ट्रोंशियम रख लिया, फिर जाकर के बेरियम। आई सब देख रहे हो ना, इसका भी परमाणु संख्या 2, इसका भी और इसका भी, दोनों के परमाणु संख्या 2 होता है। सॉरी, परमाणु संख्या कहते हैं संयोजकता संख्या। ये संयोजकता संख्या 2 है। तो उन्होंने कहा कि कोई 2 को, जैसे यहाँ ए और सी है, तो यहाँ कैल्शियम और बेरियम, ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान के जो अनुपात होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रोंशियम के। अब जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना दिया हुआ है? 40। कितना है? 40। अब प्लस बेरियम के कितना है? 137। इसका क्या हो गया औसत? 177। 177/2 काट दो, 2 8 16, फिर 2 8 16, यानी कितना हो गया? 88.5 AMU। माने लगभग, क्या है? लगभग आ गया। उन्होंने कहा था कि लगभग भी आ जाए, है ना, थोड़ा बहुत का कम बेस कोई बात नहीं है, लेकिन लगभग आ जाता है। तो इस आधार पर भी हम
तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दे सकते हैं, यानी सजा सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक ही चला। जैसे यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्लोरीन का 35.5, आयोडीन के 177, ब्रोमीन के 80 है। अभी दोनों को जोड़कर जैसे सबसे पहला कदम उठाया इन्होंने, ऐसा कदम उठाने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं था। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट दिए, बहुत बड़ा एक आश्चर्य की बात की है। तो इस तरह से जब निकाले तो देखो हम बी का निकाल रहे हैं, जैसे बी के इसमें से निकालना है तो बी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान ए का परमाणु द्रव्यमान सी के, तो इसमें से जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे दोनों को ना तो दोनों का अनुपात आ जाता है बिचला के बराबर। इस तरह से इन्होंने इसको किया। ये नहीं आ रहा है तो चलो यहाँ से समझो। जैसे क्लोरीन है और प्लस यहाँ पर है आयोडीन, अब बाई 2, तो क्लोरीन का 35 कितना होता है, 11 है ना, 35.5, और वहाँ पर आयोडीन का कितना होता है, देख लो, आयोडीन का 177। अब इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा। अभी दोनों का अनुपात हम यदि निकालते हैं, भाग देकर 2 से भाग देंगे ना, तो वो कितना के बराबर आ जाएगा, बिचला वाला का। किसका आ जाएगा, बीच का। और बीच का कितना निकल जाना चाहिए, 80 का। तो लगभग में आ जाना चाहिए, क्योंकि नियम कहता है कि लगभग आना चाहिए। तो इस तरह से एक किनका था, डोबरेनर का। और लास्ट में डोबरेनर के बाद जो था ना, चूंकि डोबरेनर के बाद चौथा आया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है, इसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने स्वर के 7 अक्षर, जैसे उंगली पर गिनो 7 गो अक्षर, 7 गो उंगली निकालो और 7 पर जो स्थिति होता है, जैसे सा रे ग म प ध नी, खत्म। क्योंकि 7 से हम शुरू किए थे ना, तो यहाँ पर इसी बात को हम जैसे देखो बोर्ड पर समझ लो। तो मैंने न्यूलैंड का क्या स्थिति था वो जानो नहीं, कि तत्वों को खूब ध्यान देकर सुनो, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए। तो 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वह पहले वाले तत्व के गुण के समान होगा। ठीक है, जैसे अक्षर में ले लो, एक लाइन से आ रहा है, माने स्वर की जो अक्षर है स्वर, सा रे गा म प ध नी, ये आ गया। और फिर जब आएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हारमोनियम बजाने वाला कई स्वर होता है, सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। वही पर 1 2 3 4 5 6 7 फिर स्टार्ट कर दो। जैसे तुम लोग एक्सरसाइज में क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा करते हो कि नहीं। फिर हम पूर्व स्थान पर चले आते हैं, हमारा पूरा अंक को काउंटिंग करना नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से इसमें भी है। जब हारमोनियम तो बजाने आता नहीं, हम थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो उसका इस पर चलता है और उसी पर पूरे अंक ज्ञान या किसी चीज़ को, कोनो गाना को बैठा सकते हो। तो यहाँ वही हाल है। तो अब हम देखते हैं कि वैलेंसी के ख्याल से हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कन्फिगरेशन से निकाल चुके हो। अच्छा, लिथियम के भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो बेरिलियम के 2 है। अब एक चलो देखो 1 2 सारे यहाँ आ गया, स्वर का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो फिर यहाँ देखो 1 ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम 1 मिनट करें, चूँकि हाइड्रोजन को स्थान रखने के कारण यह तो इनको फंसाएगा, इनके जो त्रुटि या दोष आया ना वो हाइड्रोजन के ले लिए 1 से, वही गड़बड़ाएगा इनको। अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, सो देखो हाइड्रोजन 1, लिथियम, यहाँ आ गया कौन सी, बेरिलियम, यहाँ आ गया बोरन, यहाँ आ गया कार्बन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। चूँकि उस समय इनर्ट गैस का आविष्कार
नहीं हो सका। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन। फिर नियोन का आविष्कार नहीं हुआ था, माने इनर्ट गैस कोनो नहीं हुआ था आविष्कार। अब आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और फिर आर्गन का आविष्कार नहीं हुआ था। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, इसी तरह से सब है। अब सवाल ये उठता है कि अब मिलाना है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम काम कर रहा है कि नहीं। अब देख लो, इसका संयोजकता संख्या और इसका संयोजक मिल रहा है ना। अच्छा, ये बेरिलियम का, मैग्नीशियम का मिल रहा है। चलो, बोरन के, एल्युमिनियम के, यहाँ कार्बन के, सिलिकॉन के, चार चार आ रहा है ना। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर मिल रहा है। फिर पोटेशियम मिल रहा है, कैल्शियम, इस तरह से मिलता जा रहा है। तो ये जो स्थिति हुआ न्यूलैंड का, अब न्यूलैंड का ये गुण क्या हो गया ये तो समझ गया। उस समय हम लिख भी दिए, उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं था। यह जीवन में बड़ी आश्चर्य थी इनका ये पहला गुण कि पहली बार तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाया गया। जो पहला वैज्ञानिक है कौन? न्यूलैंड। हाँ, उन्होंने एक ही बात बताया और इसका नाम रखा तत्वों का आवर्त। तत्वों का जो आवर्त नाम है इन्हीं का देन है। किनका? न्यूलैंड का। ये जानना है। वैज्ञानिकों को नई सोच यानी आँख मिली कहाँ? इसको खोज करने के बाद। ठीक है, अब फेल्योर ही कैसे कर गए? इन्होंने नए तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। दिए तो आज, फिर तो भविष्य में आने वाला है ना, सो नहीं ध्यान दिए। जैसे कि बाद में इनर्ट गैस की खोज हुआ, जब ये इनर्ट गैस की खोज होगा बीच में आएगा तो इनका ही फेल कर जाएगा, सब हो जाएगा उल्टा फुल्टा। यही इनको इनर्ट गैस के कारण इनका ही गड़बड़ हुआ था। इस तरह से इनर्ट गैस आया और इनको पूरे नियम को ले मारा। अष्टक नियम क्यों है? कि चूंकि हर तत्व के जो अंतिम है और आठवां, माने पहला आठवां, ठीक है, फिर जाके दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा मिलता है, मैंने गुण मिला लेकिन कुछ हद तक, इसके बाद आगे न मिला। जब बड़ा बड़ा तत्व आया तो उन्होंने वे नहीं सजा सके। जैसे सोना है, प्लेटिनम है, जब बड़का तत्व के खोज सब हुआ ना तो उस समय सक्सेस नहीं हुआ। इस तरह से न्यूलैंड जो है ना पूरे खोज नहीं कर पाए, मैंने पूरे आवर्त सारणी को सजा नहीं पाए। लास्ट में इन सबों के बाद एक वैज्ञानिक आया जिस वैज्ञानिक का नाम था मेंडलीफ। तो मेंडलीफ महोदय ने कहा कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, कि जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है वो एक में रखे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी आरोही क्रम में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? मेंडलीफ। मेंडलीफ महोदय तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, कि जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान जिस तरह से बढ़ता जाएगा उस तरह से तत्वों के आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम, तो लिथियम, तो परमाणु द्रव्यमान बढ़े और उस ढंग से सजाएंगे। लेकिन मेंडलीफ भी कुछ, हालांकि बहुत बड़ा खोज किए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर जो सजाया तो उनका भी कुछ हद तक गया, लेकिन बाद में वो भी फेल्योर कर गए। आधुनिक आवर्त सारणी तो इधर आकर 19वीं शताब्दी के लास्ट में जाकर स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले किसका था? मेंडलीफ के आवर्त सारणी। अब तुमको पूछे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी क्या है, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी, इसमें सबका जान गया कि उनके सेहत कैसे न्यूलैंड का है, सबका अलग अलग। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक है, प्राउट है, डूमा है, बहुत है, लेकिन चार मूल रूप से जिसके बाद मेंडलीफ का स्थान आता है। तो मेंडलीफ महोदय परमाणु को किस आधार पर सजाए आवर्त सारणी में? चाहे ऐसा भी प्रश्न पूछ देगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी क्या है, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में
सजाया गया आवर्त सारणी किसका है? मेंडलीव के आवर्त सारणी। ठीक है, अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ हल्का फल्का दोष आया। चलो, तत्वों को समान गुणों के आधार पर किसी वर्ग में रखने की क्रिया को उसका आवर्ती वर्गीकरण तो पहले हो गया। अब इसका लाभ जो है ना, इसे बनाने में पूरी केमिस्ट्री आसान हो गया। किसका? मेंडलीव का। यह सबसे बड़ा लाभ हुआ उनका, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले या जो वैज्ञानिक जो नए सिला से आए आधुनिक युग में, उन सबको सुविधा मिला। किनके आवर्त सारणी के आधार पर? मेंडलीव के। इसके बाद मेंडलीव ने क्या क्या दिया आवर्त सारणी में? तो 8 ठो उदग्र स्तंभ दिया। कै ठो? 8 ठो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो उदग्र स्तंभ दिए। समझ गया ना? इस तरह से 8 उदग्र स्तंभ जो दिए, उसमें देखो जैसे जैसे क्या क्या दिया, अपने यहाँ आवर्त सारणी तैयार होना शुरू हो जाए। कै ठो दिया? 8 ठो उदग्र स्तंभ दिखाई दे रहा है ना? 7 36 कतार दिया। अब इसमें मिला दो, 1 2 3 4 5 6। चलो ऊपर बढ़ा दे, 7। इस तरह से। ठीक है, तो मेंडलीव ने 8 उदग्र स्तंभ दिए, 7 ठो क्या दिए? 36 कतार, और एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने का भी प्रयास किए। जैसे एक जैसा का मतलब जिस सब का संयोजकता संख्या 1 है, उसको एक वर्ग में। सबसे पहले तो ये कुछ हद तक काम किए कि जैसे ही फर्स्ट वर्ग हो गया, ये क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8। और 1 से लेके 7 तक को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिए। 8 ठो उदग्र स्तंभ मेंडलीव ने दिया ना, उसमें से 7 ठो उदग्र स्तंभ को उन्होंने 2 उपवर्गों में बांट दिए, ए बी करके। क्या करके? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे बांट दिए। ठीक है, और 8वां जो था ना, 8वां उसको छोड़ दिए। ठीक है, अब समान गुण वाला तत्व, जैसे संयोजकता संख्या 1 है, सबको 1 में। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसमें रख दिए। फिर लिथियम का 1 है, फिर सोडियम का 1 है, फिर पोटेशियम का 1 है, फिर रूबिडियम का 1 है, फिर सीजियम का 1 है। देख रहे हो ना? फिर फ्रॉन्टियम का भी 1 है, जो बाद में खोजिया। तो इस तरह से रखे एक संयोजकता संख्या। फिर इस तरह से जो 2 था ना, तो 2 वाला में 2 संयोजकता संख्या रखे। जैसे 2 में क्या होता है? मैग्नीशियम। और इसको आवर्त भी बनाए, आवर्त का भी नाम यहाँ खोल देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, और ये वो छूट गया है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से 7 रखें। अब इस धारा से जिसका वैलेंसी, अब इसमें एक बात समझ जाओ, वैलेंसी को दूर छोड़ो, कि जो 36 कतार है, जो 36 कतार है, उनका नाम क्या रखे? आवर्त। 36 कतार को क्या रखे? आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधार कतार था ना, ऊर्ध्वाधार का नाम रखे वर्ग। जो ऊर्ध्वाधार कतार है उसको क्या रखे? वर्ग। और जो 36 कतार है उसको क्या रखे? आवर्त। तो ये भी प्रश्न रहता है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधार कतार को, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधार कतार को क्या कहते हैं? मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधार कतार को क्या कहते हैं?
वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतार को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछता है हर हमेशा। तो ये जो जितना देख रहे हो ये वर्ग आ गया, इस तरह से जो आएगा वो कौन सी हो गया? आवर्त हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? अब इसमें प्रत्येक को वर्ग ए और वर्ग बी कर दिए, लेकिन वर्ग ए बी करने के बाद इसमें जगह ही दिए थे, लेकिन वो जगह तत्व नहीं था। उस समय तत्व के खोज हो रहा था तब ना इसमें देते। तो इसमें था जगह, जैसे कि अब मान लो वैलेंसी यहाँ 2 होगा समझौता संख्या, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम 2 होता है, या बेरिलियम 2 होता है। तो इस तरह से इसका स्थान देते गए। बी बेरिलियम, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? बेरिलियम इसी 2 में जाएगा, नीचा की तरफ आता जाएगा, क्योंकि वर्ग 2 में वही हो गया ना। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। फिर इस तरह से आप कैल्शियम से लेकर 30 तक सब भरा जाएगा। कारण कि तुम जानते हो ना कि कैल्शियम से लेकर जिंक तक सबका वैलेंसी कितना होता है? 2, और आगे भी होता है। इस तरह से बेरिलियम तक जितना थे, बेरिलियम के साथ साथ जितने हैं सबको उसमें ये डाले। अब आगे देखो, अगला उनका क्या करना है कि कुछ आने वाले तत्व जो पूर्वानुमान लगाया, कुछ ऐसा तत्व का नाम बताया जिसका नाम इक्के, माने इक्के के मतलब जहाँ पर ये अल्मुनियम, यहाँ 3 में क्या आएगा? अल्मुनियम। और इक्के का अर्थ क्या होता है कि जो अल्मुनियम के बाद आने वाला, जैसे सिलिकॉन है, अल्मुनियम के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का स्थान यहाँ दिया। ये बहुत बड़ा ये अनुमान लगा लिए मेंडलीव, ये अनुमान लगा लिया अपना आवर्त सारणी के टाइम में। आवर्त सारणी अपना बनाया और जाते जाते इन्होंने यह कह दिया कि इसके बाद ये तत्व आने वाला है, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। इसी तरह से उन्होंने गैलियम जी उसके बारे में भी पता लगाया कि गैलियम के भी स्थान दे दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने इक्का सिलिकॉन, ये इक्का सिलिकॉन दरअसल में ये जो है ना बहुत बड़ा विद्वान था और इनका दोस्त था। किनका? मेंडलीव के दोस्त था, बड़ा गहरा, बहुत बड़ा गहरा दोस्त था। और इक्का सिलिकॉन नाम था। ये संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे। कौन? हाँ, मेंडलीव के दोस्त कौन था? इक्का सिलिकॉन, जो संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे। और वही दोस्त जो उनका है ना, उनका दोस्त ये बात बताया कि इसके बाद इसमें क्या लगेगा, जो खाली स्थान है उसमें सिलिकॉन का स्थान जरूर रख दीजिएगा। चलो, अब अवगुण इनका क्या है? अवगुण इनका है, जैसे अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। अब रख दिए किसके साथ? धातु के साथ। माने हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रख दिया? धातु के साथ। समझ में आ रहा है ना? एक दोष हो गया इनका कि हाइड्रोजन का स्थान धातु के साथ रख दिया। दूसरा, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया। मेंडलीव सब कुछ तो किए, बहुत अच्छा किया। मेंडलीव यदि आवर्त सारणी अपना न बनाए रहते हैं तो आज आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी उसका अस्तित्व नहीं रहता। उन्हीं का देन है। आखिर कोई आदमी कुछ कर देता है और उसके बाद उस पर कोई करता है तो आम बात नहीं ना है, एक सहारा हो जाती है। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया, आज जो है अभी वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी, वो आवर्त सारणी उन्हीं के आवर्त सारणी के आधार पर है। सिर्फ अंतर इतना है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, और मेंडलीव महोदय अपना आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। तो पहला जो दिए यहाँ पर हाइड्रोजन का और यहाँ क्या कहते हैं लिथियम का, दोनों के एक ही वर्ग में रख दिए। दूसरी बात, द्रव्यमान के लिहाज से ठीक है कि हाइड्रोजन को 1.008 है और लिथियम का 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन गुण के आधार पर हाइड्रोजन अधातु है और लिथियम धातु है। ठीक है। तीसरी बात इनका है कि समस्थानिक, तो समस्थानिक के लिए नहीं। जैसे एक हाइड्रोजन तो सुनते हो, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। अब जैसे समस्थानिक तो तुम लोग पढ़ा है,
समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक वैसे तत्वों को कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो 1H1 माने परमाणु संख्या 1 का परमाणु द्रव्यमान 1 mu। फिर 1H2 माने परमाणु द्रव्यमान हो गया 2 और परमाणु संख्या तो 1 में रह गया। 1H3 परमाणु द्रव्यमान तो 3 हो गया लेकिन परमाणु संख्या तो 1 है ना। तो 3 ठो समस्थानिक होते हैं। किसका? हाइड्रोजन का। जैसे एक हाइड्रोजन है पारमाणविक अवस्था में, एक डायट्यूरियम है, एक ट्राइट्रियम है। तो ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम ये दोनों का स्थान एक ही जगह ही घुसा दिए, एक ही जगह रख दिए। तो ये वही बरकैन का दोष हो गया। दूसरी बात, जैसे वही नहीं, हम हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं। जैसे 6C12 बुझा रहा है ना, और 6C14 परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 14, ये दोनों कार्बन परमाणु के लिए समस्थानिक स्थान उनका नहीं है, दोनों के एक ही जगह रख दिए। मान लो जब ये जब परमाणु द्रव्यमान में अंतर होगा तो तू जानते हो ना कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो डिफर कर जाएगा ना जी, न्यूट्रॉन की संख्या में डिफर हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा दोष ना इनका हो गया। इसी तरह से आगे जानो जैसे लिथियम के परमाणु संख्या, सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि लिथियम के परमाणु संख्या 1 और सोडियम के परमाणु संख्या 1, पोटेशियम का, रूबिडियम का, सीजियम का, फ्रोंटियम का, ये छबों के परमाणु हम परमाणु संख्या कहते हैं, वैलेंसी नंबर 1 है। अब तुम ही बताओ, जब 1 होता है तो उस स्थिति से इसको यदि हम रखेंगे एक साथ तो ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन तो नहीं रहेगा। हाइड्रोजन तो अधातु में चला गया, ये धातु में आ गया। कुछ तत्वों के इन्होंने क्या किया, जैसे 1 मानकर इसको रखा, तो सोडियम एक ऐसा है जो खुली हवा में छोड़ते ही उसमें आग पकड़ लेगा ना। अब सोचो, और उसके साथ ही क्या रख दिया, क्लोरीनो को रख दिया वैलेंसी के ख्याल से, वो भी उनका गड़बड़ी था। तो वैलेंसी के लिहाज से जो वो सजाए ना, तो उस समय उनका स्थिति जैसे देख रहे हो ना, टोटल कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो उस समय तो वो गड़बड़ा भी करेगा। तो भी इनका एक दोष ठहर गया। ठीक है।